हेलो एंड हाय एवरीवन, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं। लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी कोशिश करिए अपने नाम को भी मुझे देने के लिए, कि ताकि आप अपने कॉन्टैक्ट को दे सको, कि ताकि मैं आपके भी टैलेंट, पैशन और वॉट एवर यू हैव, मैं उसको एक्सप्लोर कर सकूं। जिस तरीके से हम 1 बाय 1 सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमको अपने चैनल को ग्रो करना, बल्कि इसलिए कि आपके टैलेंट को, आपके पैशन को और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट थ्रू राइट वे ऑफ नॉलेज, इस चीज़ को बढ़ावा देना है। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर अरुण भैया से, और अरुण भैया की सुनते हैं कहानी, उन्हीं की जुबानी, क्योंकि वो एज अ लीडरशिप के रूप में बहुत अच्छा अहम भूमिका शुरू से ही अदा करते हुए आए हैं। शुरू इन द सेंस ऑफ कह सकता हूँ कि जब इन्होंने अपनी 12th की शुरुआत करी थी, तभी इन्होंने अपनी लीडरशिप की शुरुआत कर ली थी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका और हमारा चलिए मुलाकात करते हैं एक ऐसी हस्ती की जो बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हैं अपने गांव से लेकर अपने बदायूं स्तर पर। तो सुनते हैं सर की कहानी। सर प्लीज़ अपने बारे में बताइए कि आपका पूरा नाम और आप कहाँ रह रहे हैं सर इस समय। जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है और दास कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका हूँ मैं, और बरेली कॉलेज बरेली से एमएड फर्स्ट ईयर का छात्र। तो अरुण भैया, वैसे आपका इस समय लॉकडाउन और कोरोना काल में वैसे कोई सोसाइटी या फिर ऐसी कोई एनजीओ जो लोगों के हित में काम कर रही हो, जिससे आप जुड़े हुए हों, ऐसा कुछ है? क्योंकि मुझे एक सोर्स से पता चला है अपने ही एक दोस्त से कि सेवा परमो धर्मा का एक बहुत ही अच्छा जो है मुहिम चल रहा है, तो उसका आप क्या भाग हैं? जी हाँ, वो मेरे छोटे भाई दीपांशु ने बनाया है। और एक्चुअल में मैं पहले बता दूं, मिस्टर दीपांशु सक्सेना की वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर दी गई है, और आप सभी लोगों का प्यार उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा है, और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर और ज़्यादा प्यार ज़रूर छलकेगा आप सभी लोगों का। तो उस सेवा परमो धर्मा के थ्रू हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि कई लोग हमारे परिवार में और कई रिलेशन में कोविड से पॉजिटिव होने की वजह से इस बार हमको घर से बाहर निकलने की अथॉरिटी नहीं दी गई। तो जितना हम ऑनलाइन घर पर बैठ के कर सकते हैं, उसके लिए हमने सेवा भाव कर रहे हैं। और इस ग्रुप के थ्रू लगभग हम अभी 300 लोगों के लिए सपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें लगभग 120 लोगों के लिए हम बेड प्रोवाइड कराएं और 150 के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर, और बाकी लोगों को दवा वगैरह की व्यवस्था कराई है। जिसमें ग्रुप में दीपांशु हैं जो मेन लीड कर रहे हैं, उसके लिए अभिषेक रस्तोगी हैं, अच्छा। और विकास साहू हैं, और उनके बड़े भाई हैं क्या नाम है, गौरव साहू। जी जी। और उनकी भी एक्चुअल में वीडियो पब्लिश हो चुकी है। इन लोगों को, सभी लोगों को लेकर आ चुका हूँ और मैं अपने भी यूट्यूब चैनल पर। जी, और कई लोग हैं जो दीपांशु के साथी हैं, छोटे भाई हैं मेरे क्या साथ। आपको लगता है दीपांशु ने ये जो मुहिम चालू करी है, क्या वो उसको आगे लेके जा पाएंगे आप सभी लोगों के साथ से? क्योंकि अकेला इंसान कहीं ना कहीं हार जाएगा अगर उसको साथ ना मिला। नहीं, वो अकेला नहीं है, क्योंकि हमेशा मेरा छोटा भाई है, और हम लोग हमेशा जो भी कोई भी कार्य करते हैं हमेशा एक दूसरे से पूछ के करते हैं। और इसी के चलते हमें जो हमने ग्रुप बनाया है सेवा परमो धर्मा का, उसको हम एक एनजीओ के रूप में कन्वर्ट करने वाले हैं आने वाले समय में। जी, उसके बाद सबसे पहला तो मेन हमारा रहेगा, क्योंकि कोरोना अभी जाने वाला नहीं, फिर कहीं ना कहीं आएगा, लापरवाही करेंगे फिर आएगा। तो इसलिए हम उस मुहिम को आगे ले जाने वाले हैं। आगे चल के जब हम उसको एनजीओ में कन्वर्ट करके, कई लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मेरे बड़े भाई इस समय आदर्श परिवार संदीप गुप्ता जी, और बहुत ही मेरे करीबी हैं जी, सुदर्शन जी, और कई लोग हैं ऐसे जिनके साथ हम लोग मिलके इस एनजीओ को चलाने वाले हैं। और हमारी आगे ये है कि सबसे पहले तो अभी सबसे ज़्यादा कोरोना में हमको ऑक्सीजन की किल्लत हुई, तो इससे निपटने के लिए लोग अवेयर हैं, लेकिन उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। हम बिना किसी फ़ोटोबाजी के इस पे कार्य करने वाले हैं, जो कि हम कर रहे हैं। पिछले भी समय में हमने जब पिछला कोरोना काल आया था, तब भी हमने खाना प्रोवाइड कराया। क्या बात है। और घर तक फूड पैकेट्स पहुंचाए, और अभी भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जो लोग एक्चुअल में क्वारंटाइन हैं और जिनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है, आप नंबर प्रोवाइड करा दीजिएगा, वो लोग हमें व्हाट्सएप करें विद कोविड रिपोर्ट, हम लोग उनके घर पे फूड पैकेट पहुंचा देंगे, और उनके खाने की व्यवस्था आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे।
आगे चल के हमारा एम है कि हम लगभग 5 साल के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर 1 लाख पौधों का पौधारोपण करने वाले हैं अच्छा, अपने बहुत अच्छी एनजीओ बात के है, थ्रू। बहुत अच्छी बात है ये तो। और इसमें विशेष तौर से जो कि कहा भी गया है और वेद पुराणों में भी कहा गया है कि पीपल के पेड़ का हम ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करेंगे, क्योंकि जो पौधारोपण होगा। पीपल का पेड़ एक्चुअल में जी कुछ जी ज़्यादा ही 24 घंटे बहुत ऑक्सीजन देता देने है। वाला है, जो मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई देने वाले पेड़ पौधे हैं, उनको हम बस एक्चुअल में इन प्रोवाइड। पौधों को बोना भी चाहिए, लेकिन लोग ज़्यादातर काट देते हैं जी क्योंकि जी घर जी वगैरह ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। जी जी तो जी बहुत अच्छी बात है। और ये हमेशा चीज़ याद रखिएगा कि जो चीज़ दिख नहीं रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो ना, क्या जी। पता उसका वर्चस्व सबसे ज़्यादा हो। और हमारा मेन फोकस ये है कि हम दिखा के किसी चीज़ को नहीं करना चाहते। जी तो जी। सर हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरुआत हुई थी सर? क्योंकि आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं जो आजकल कोई अचीव कर भी नहीं पाता, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसके लिए टैलेंट की भी ज़रूरत होती है और इसके लिए उस जुनून की भी ज़रूरत होती है कि उस टैलेंट को दिखा सके। तो आप में वो चीज़ थी, तो सर प्लीज़ बताइए अपनी एजुकेशन के उस हुनर को जो बहुत लोगों ने देखा आपके अंदर। प्रारंभिक एजुकेशन तो मेरे नगर पंचायत गुलड़िया में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज गुलड़िया से रही है, जहाँ से मैंने हाई स्कूल और इंटर किया है। और उसके बाद मैं दास कॉलेज बदायूं से बीएससी किया, जहाँ मैंने छात्र राजनीति में शुरुआत रही मेरी जहाँ से। और वहाँ मैं सन 2012 में विज्ञान संघ का अध्यक्ष रहा और उसके बाद सन 2013 में लगातार छात्र संघ अध्यक्ष दास कॉलेज रहा। दास कॉलेज के और उसके बाद मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से एमएससी किया था फिज़िक्स में। अच्छा। और उसके बाद फिर बीएड रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से। और इस समय मैं बरेली कॉलेज बरेली से एमएड फर्स्ट ईयर में हूँ। तो सर आपने एजुकेशन के साथ साथ लीडरशिप का ये जो चीज़ थी आपने उस पर क्यों अमल करा, वैसे ये जान सकते हैं? छात्र राजनीति में आने का मेन कारण तो वही चीज़ें रहती हैं कि जैसे हमारे कॉलेजेस में छात्र हित में जो कार्य होने चाहिए उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो छात्र संघ चुना जाता है, उसको जब हम उसमें आए, कॉलेज में पहुँचे, जाके क्या था कि मैं जब इंटर में यहाँ तक इंटर कॉलेज में था, कॉलेज में मेरे पिताजी हिंदी के प्रवक्ता रहते हैं। और उसके वहाँ रहते रहते यहाँ पे थोड़ा ये था कि पिताजी थे तो हम कंटिन्यू यहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में इन्वॉल्व थे। अच्छा। कॉलेज लेवल पे भी, और आपके नगर पंचायत गुलड़िया से मेरे चाचा सभासद रहते हैं, तो उसमें भी क्या नाम है राजनीति के बारे में जानकारी थी। तो इस वजह से थोड़ी रुचि थी। और उधर हम जब छात्र राजनीति में पहुँचे तो सोचा कि क्यों ना जितना अच्छा हो सके छात्र हित में वो कार्य किए जाएं, और इसलिए मैं छात्र राजनीति में आया सन 2012 में। अच्छा। और जब क्या मैं अभी भी आप अपनी भूमिका छात्र राजनीति में दे रहे हैं या अब उससे रिश्ता नाता टूट गया है? नहीं, क्योंकि नहीं। लॉकडाउन का समय है तो काफ़ी रिश्ते टूट चुके हैं। जी जी, ऐसा नहीं है कि छात्र राजनीति में व्यवहारिकता ख़त्म हो गई। सभी लोगों से आज भी संबंध है, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहते हों, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी लॉकडाउन में तो हर किसी के ही संबंध कहीं ना कहीं थोड़े ढीले पड़ गए हैं। ढीले पड़े। तो चलिए, संबंध भले ही ढीले पड़े हों लेकिन दिल से हमेशा हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी कार्य करेंगे और दूसरे के हित के लिए भी। तो सर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन कोरोना का माहौल है और फिर वैक्सीन पर भी बहुत सारी भ्रांतियाँ चल रही हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन यूज़ करो, तो कुछ लोग कह रहे हैं वो वैक्सीन यूज़ करो, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई वैक्सीन ही यूज़ मत करो। तो इसका इन लोगों से क्या मतलब है? मतलब समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में हम सभी लोग। ये चीज़ें अगर सच में सोची जाएं और सही से सोची जाएं, तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ देश के हित में राजनीति खड़ी हो जाती विरोध में। क्योंकि जो देश हित की बात आती है तो जो विपक्ष होता है, चाहे कोई भी पार्टी से, आज कोरोना काल है, इस कोरोना काल में सेंटर में या यूपी में या पूरे प्रदेशों में, सारी प्रदेशों को अगर हम देखें तो कोई से भी पार्टी होती, आज हर किसी पार्टी की कमर टूटी हुई होती। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देश विकासशील तो है लेकिन विकसित नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि हमारा कोरोना काल में जो एकदम इतना महामारी, बहुत बड़ी महामारी आई, जिसकी वजह से हमें हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो स्वास्थ्य लेवल पे हो, चाहे किसी भी चीज़ पे हो। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि जब देश हित की बात है तो विपक्ष भी
जो मतलब हर चीज पे टांग ना अड़ाए। हाँ, टांग ना जबकि उसे भी पता है कि वो चीज सही है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो टांग अड़ा रहा है तो उसको हम कहेंगे विपक्ष और उसके साथ में अधर्म का समर्थन करने वाला। जी जी जी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप किसी भी पार्टी से हो, जो चीज सही है कम से कम एटलीस्ट उसका समर्थन करो। आप ये सोचें कि मैं अगर उसका समर्थन करूंगा तो मैं उस पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, मतलब वैक्सीन अगर मैं लगवा लूंगा तो उस पार्टी से कहीं ना मैं कनेक्ट हो जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए तो वैसे भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन किसी नेता ने नहीं बनाई है। बिल्कुल। वैक्सीन हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक जो लोग, सर्वोच्च जी। हमारी इकाइयां हैं विज्ञान के क्षेत्र में जो खोज करती हैं, उन्होंने बनाई है, ना कि किसी नेता ने। बिल्कुल। तो इसलिए हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि ये पार्टी की किसी की वैक्सीन है। हम्म। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक हमारे देश में कोरोना का हालात नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी एकजुट होकर सिर्फ लड़ते रहेंगे कि भाई वो प्रोवाइड करवा रही है ये वाली गवर्नमेंट हमें वैक्सीन, तो हम कैसे ले सकते हैं। तो ये बकवास वाली बातें हम लोगों को नहीं करनी क्योंकि चाहिए। इस चीज़ के कई देश आज जहाँ 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, वहाँ आप भी न्यूज़ पे देखते होंगे कि इटली में हो गया आपका, और आपका ये यूएई में हो गया। तो यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो गया तो वहाँ मास्क फ्री कर दिया गया। बिल्कुल। वो क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं कि हाँ। वैक्सीन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, कि दूसरे देशों को क्यों दे दी बिल्कुल, गई। हाँ, हाँ। अगर एक बात बताइए, मैं अपने पड़ोसी को खाना नहीं दूंगा बिल्कुल। अगर उसके घर में कोई विपत्ति है, तो फिर जिस दिन मेरे घर में विपत्ति होगी वो मेरे घर पे मेरी मदद करने या मुझे खाना देने हाँ, कैसे आ बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। आज जिन जिन देशों से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, चाहे दवाइयाँ मिल रही हैं, चाहे वैक्सीन आ रही है, वो मदद के तौर पे आज तभी हमारे साथ खड़े हुए हैं कि जब उन लोगों के साथ हम खड़े हुए थे। बिल्कुल। और फिर हमारा देश तो 140 करोड़ की आबादी का देश है। और उसके बाद भी सबसे अच्छी चीज़ ये है हमारे इंडिया की कि वो दूसरों के हित के बारे में पहले बिल्कुल। सोच रहा है, दूसरों को अभी भी प्रोवाइड करवा रहा है कि कहीं हमारी वजह से वो इंसान ना मर जाए जिसको एक्चुअल में सबसे ज़्यादा उस वैक्सीन की ज़रूरत है। ये तो हमारे देश लेकिन- की हमेशा खासियत बिल्कुल, रही। और ये खास बात ये रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी जो है ना, बिल्कुल। उस खास बात को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि एक्चुअल में वो खास बात भी हमारे लिए बिल्कुल लज्जित बात बन जाती है। लेकिन आज उन्हीं लोगों के उनको आज ये बात कलंकित भी कर रही है। आप देखिए उनके ट्विटर अकाउंट्स पे जाके कि जो लोग आज कुछ समय पहले वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, विरोध कर रहे हैं। जब उनको वैक्सीन के फोटो वायरल कर रहे हैं वो लोग अपने ट्विटर अकाउंट से, उन्हीं के समर्थक उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि अब आपने ये वैक्सीन कैसे लगाई। हाँ, मतलब जो समर्थन नहीं दे रहे थे, आज उन्होंने ही वैक्सीन को लगवाकर उसका समर्थन खुद दे दिया। तो इसीलिए काफ़ी जनता उन लोगों से नाराज़ भी हो जी, गई। जी, जी। तो मैं जनता से और हम दोनों ही के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी का चयन ना कर हमेशा अच्छाई की तरफ को जाएं, कि ताकि अच्छाई की, जहाँ अच्छाई है वहाँ धर्म ऑलरेडी मौजूद ज़रूर होगा। तो आप धर्म की तरफ जाइए। आप ये मत देखिए कि कौन सी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवा रही है। अरे गवर्नमेंट कोई भी होती तो वो प्रोवाइड ही करवाती। जी जी जी, कोई भी जाहिर सी बात है। बिल्कुल इस महामारी के दौर में ऐसा ही होता। कई महामारियां आई हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक नई महामारी आई है। और हर इंसान हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पिता के 3-4 बच्चे हैं, वो अपने पूरे परिवार के बच्चों का भला नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के कुछ ना कुछ कटाक्ष रहते हैं। हाँ, बिल्कुल रह जाते हैं। तो बिल्कुल। फिर देश लेवल पे एक व्यक्ति बैठा है, वो बैठा कैसे हुआ दे है, पूरे कैसे देश दे, के लिए पूरे एक देश समान के करे। लिए। तो अरुण भैया, जिस तरीके से आप जानते हैं हमारे स्टूडेंट जो हैं किस तरीके से लॉकडाउन और ये कोरोना के माहौल में काफ़ी निराशाजनक हो चुके हैं, और आप लीडरशिप का रोल अदा कर चुके हैं। आपको मुझसे ज़्यादा, हम सभी लोगों से ज़्यादा बेहतर पता होगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी और आज भी उन लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से बैकग्राउंड में हमारे अरुण भैया ने, ये तो वैसे बहुत कमी है, और भी बहुत हैं जिनको ये फ्रेम एक्चुअल में कवर नहीं कर सकता। मैं आप सभी लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं उन सब चीज़ों को आपके सामने लिंक के द्वारा या फिर फोटोज़ या वीडियोज़ के द्वारा अवगत करा सकूं। तो अरुण भैया, आप क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट को कि एक्चुअल में जिस तरीके से वो भ्रांतियों के शिकार हो रहे हैं, अब चाहे वो लॉकडाउन के हों या फिर वो वैक्सीन की हों, उनके लिए आपका क्या कहना है? वैक्सीन के लिए एक स्टूडेंट के लिए नहीं, पूरे मतलब हमारे जो देशवासी हैं सभी लोगों को सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जब तक वैक्सीन नहीं मिल रही है तब तक जितना सहूलियत से रह सकते हैं रहें, क्योंकि भले ही कोरोना के केसेस घट रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना चला गया। और अभी फ़िलहाल में ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बदायूं में 0 केसेस हो गए हैं, हमारा ज़िला बिल्कुल कोरोना मुक्त है। कोरोना मुक्त हो चुका है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर सारी चीज़ें भूल के, मास्क को भूल के, सैनिटाइज़र को भूल के फिर से करें। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक आप उसके लिए आप कंटिन्यू बच के रहें। आपने जो है अपनी शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी वैसे? क्योंकि हाँ। आप इतना अचीवर है एक्चुअल में, आप सभी लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि इतना अचीवर एक्चुअल में इतनी कम एज से ही हर कोई नहीं बन जाता। उसके लिए टैलेंट और पैशन यानी कि ताकत और ऊर्जा दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये ताकत और ऊर्जा कहाँ से लाए थे, कि किस तरीके से आपने इन लोगों से मुलाकात करी और इन लोगों को अपने बारे में बताया, अपने व्यक्तित्व को निखारने के बारे में बताया, ये कैसे हो पाया सर संभव? ऐसा था, मेरी प्राथमिक शिक्षा तो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज गुलड़िया से रही है जी। और उसके बाद मैं NMSN दास कॉलेज में सन 2012 में BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। तो एडमिशन लेने के बाद ही 1-2 महीना ही हुआ होगा, फिर बाई चांस मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो 1 महीने बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा था तो तब तक वहाँ चुनाव स्टार्ट हो गए। उससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि कोई छात्र संघ के चुनाव भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ हुआ नहीं था, क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम चुनाव 2005 के आसपास हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद जब 2005 था तो उस समय तो हम 5th क्लास में थे, तो जाहिर सी बात है इतनी जानकारी नहीं होती। तो जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि छात्र संघ का चुनाव रहता है, तो उसमें हमने अपनी भागीदारी दी। और हालांकि स्टार्टिंग से थोड़ा ये रहा है कि थोड़ा दोस्ती यारी ज़्यादा रहती है। अच्छा, आपकी हमारा- दोस्ती यारी जी, ज़्यादा जी। रहेगी, मतलब कनेक्शन ज़्यादा लोगों से इनका बना हुआ जी, है। और दोस्ती यारी में भी ये नहीं है कि सिर्फ मतलब की दोस्ती रहती हो, जिनसे भी संबंध है बिल्कुल पारिवारिक संबंध है। तो इसलिए जब BSc फर्स्ट ईयर में मैं पहुंचा तो बहुत ही कम समय में सारे टीचर्स के साथ, जो हमारे BSc के टीचर्स थे उनके साथ, और BSc फर्स्ट ईयर के जो हमारे साथ जो साथीगढ़ थे उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। और जिसके चलते मैं फिर मुझे बताया गया कि फैकल्टी का चुनाव रहता है, उसे आप लड़िए। एक मेरे शिक्षक हैं, उन्होंने ही कहा, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कुछ लोग फिर उस पर उनकी मुखालिफत कर जी दें जी कि जी आपने इन्हें क्यों डाल दिया, जिन्होंने जीत हासिल कर ली, हमारी गद्दी पे ही बैठ गए। हाँ, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि जब आप कॉलेज में क्या हुआ था कि मैं एक मेरे भाई थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं उनका चुनाव लड़ा रहा था छात्र संघ अध्यक्ष का। तो उन्होंने कहा कि आप कोचिंग नहीं आ रहे तो आप ऐसा करिए। तो बोले कोचिंग क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने कहा मैं अभी चुनाव लड़ा रहा हूँ और इसलिए नहीं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तो अगर कोचिंग नहीं आओ तो इससे बढ़िया तुम भी लड़ लो। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं चुनाव लड़ लूँ, क्योंकि उस समय मुझे यही पता था कि 4 पद रहते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिस पे पूरे कॉलेज के वोट पड़ते हैं। तो इसके चलते क्या हुआ कि उन्होंने फिर मुझे बताया कि साइंस फैकल्टी का चुनाव रहता है। अच्छा। जिस डिपार्टमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो उस डिपार्टमेंट का, उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के वोट पड़ते हैं। अच्छा। बोले वो लड़िए। तो फिर मेरे साथी थे कई, राजा बाबू उस समय मेरे साथ था, परम मित्र है मेरा, अंकित सिंह, सनी पटेल, और क्या नाम है आपका, अंकित ठाकुर वगैरह, और कई गर्ल्स में भी मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरी बहनें रही हैं, सुप्रिया, नीतू, और कई लोग थे, साक्षी बब्बा वगैरह, कई लोग थे। तो उन सब लोगों ने कहा कि चलो लड़ते हैं चुनाव, क्योंकि BSc फर्स्ट ईयर में 120 सीटें हमारे मैथ्स की हैं और 120 सीटें बायो की हैं। अच्छा। तो जिसके चलते हमने गणित लगाई कि 750 वोट था टोटल, कि ऐसा करते हैं कि 240 वोट तो यही हो गया। तो जाहिर सी बात है ये 100% होना था। तो मैं जब मैथ्स और बायो के सभी फर्स्ट ईयर वालों के साथ हमने बैठ के कंबाइन किया, फिर बातचीत हुई, उन्होंने कहा ठीक है हम ओपनली चुनाव लड़ाएंगे, आप चुनाव लड़िए। तो फिर हम लोग चुनाव लड़े और मेरे विपक्ष में 2 लोग थे, एक सेकंड ईयर से थे, एक फाइनल ईयर से थे, भैया थे। तो उन लोगों को मैंने फर्स्ट टाइम में ही बीट किया। क्या बात है। और ये मुमकिन तब हुआ कि साइंस फैकल्टी के जो शिक्षकगण थे उनके कारण उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और दूसरा सभी मेरे साथीगढ़ जो मेरे क्लासमेट्स थे, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। भले ही उनके डिपार्टमेंट, उनके ही ईयर से उनके साथी थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो वैसे क्या आप इस वीडियो के माध्यम से उन टीचरों और जिन जिन लोगों ने आपको सपोर्ट करा, तो क्या आप उनके लिए थैंकफुल होना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा? तो प्लीज़ सर उनके लिए ज़रूर होइए, कि ताकि अगर वो जब वीडियो देखें तो उन्हें आज यकीन हो जाए कि मिस्टर अरुण भैया आज भी उनको अपने दिल में हमेशा रखते हैं, और जब तक रहेंगे इस दुनिया पर, जब तक उनमें अंदर जान होगी, तब तक उन लोगों का नाम हमेशा उनके दिल में रहेगा। तो प्लीज़ सर बताइए। मैं सबसे पहले उसके बाद जब मैं सन 2013 में छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा, तो मेरे पूरे कॉलेज के ऐसे कोई शिक्षक नहीं था, एवं शिक्षिकाएं जो भी थी उस समय हमारे साथ, तो सभी लोगों ने मुझे ओपनली सपोर्ट किया। वैसे
नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब अंदर से किसी के मन में ये नहीं था कि वो मुझे हारता हुआ देखें, हर किसी। और स्पेशल थैंक्स है उस समय मेरे जो प्राचार्य थे, इस समय रिटायर हो चुके हैं, बीके शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि और अरुण भाई को इस मुकाम पर लेकर आए जी कि जी ताकि हम भी उनसे मिल सकें। ऐसे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को, कि जो अच्छे अच्छे नौजवानों को ऊपर उठाएं जो उठना चाहते हैं। साइंस फैकल्टी के मेरे मिस्टर डॉक्टर प्रशांत कोहली जी, अच्छा। और डॉक्टर आशीष सक्सेना जी, डॉक्टर ए के मिश्रा जी, और डॉक्टर मधु गौतम जी, ये साइंस फैकल्टी से ही मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला। इन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े हुए मेरे दोनों चुनाव में। उसके बाद मेरे कॉलेज के सभी शिक्षक जैसे एम एस अग्रवाल सर, डॉक्टर एम एस अग्रवाल जी, और आपके डॉक्टर संतोष सिंह, और कई शिक्षक हैं जिनका आपके दोस्त भी होंगे तो जी प्लीज़ जी जी उनका नाम भी ज़रूर लीजिए। हाँ, दोस्तों में मेरे साथ हमेशा खड़े रहने वाले सनी पटेल थे, राजा बाबू थे, आपका अंकित ठाकुर, अमित शर्मा, और हमारे अंकित सक्सेना, वैभव सोत्रिय, और कई लोग थे, प्रांजल वगैरह, जो हमारे साथ हमेशा साथ से कदम लग चले। और गर्ल्स में शुप्रिया है, नीतू है, साक्षी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है अच्छा। जी। और क्या नाम है आपका, कई लोग थे जिनका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, और उन सभी का थैंक यू है। आज भी मैं सबके साथ खड़ा हूँ। बीएससी डिपार्टमेंट आज भी मेरे दिल में बसता है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे आज इस मुकाम पे, अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना, दोनों चुनाव लगातार जीता, तो ये उन्हीं की ही बलहारी है। और पूरे उस समय के जितने भी मेरे सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, और मेरे समकक्ष जो थे, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी शिक्षकगणों का धन्यवाद करता हूँ, और दास कॉलेज के जितने 4th क्लास कर्मचारी थे, उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। और आपके जितने कार्यालय में जो कर्मचारीगण रहते हैं, उनका भी बहुत साथ रहा। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अरुण भाई साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, प्यार दिया अपना, और इसी प्यार और सपोर्ट को ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल के लिए भी जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए चेहरे और एक नई उम्मीद को जगाने के लिए। लाइका अरुण भैया, तो चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।